Hello everyone, I am Sachin Sonkar. Welcome to all. In this session, we will discuss about the topic Hermite spline curve, which is related to computer graphics subject. So, what is Hermite spline curve? Basically, Hermite spline curve is used to design a complex curve through spline curve. In the last video, we see the concept of spline curve through which we can design a complex curve and we can change the shape of complex curve with the help of control points. So first we observe how a single cubic spline piece can be fitted between two given points using Hermite interpolation method. Then we will talk about continuity condition for smoothly joining adjacent pieces to form a continuous piecewise Hermite spline. Clear? Unlike the cubic polynomial curves which use 4 points on curve as known geometric quantities, the Hermite interpolation requires 2 endpoints and 2 endpoint tangents specified. Thus, no intermediate control points are required in Hermite spline curve. So, Hermite spline curve is our interpolation spline curve. ठीक है, तो Hermite spline curve क्या है? हमारा एक इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व है. जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था स्प्लाइन कर्व के बारे में, दो तरह के अप्रोच होते हैं स्प्लाइन कर्व को ड्रॉ करने के लिए. एक इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व और दूसरा हमारा अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व. ठीक है, इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व में हमारा कर्व जब सारे कंट्रोल पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिलता है तो वो कर्व हमारा कहलाता है इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व. मीन्स अगर किसी कर्व में हमारे 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं और जो कर्व हम फॉर्म कर रहे हैं वो सारे कंट्रोल पॉइंट से होके मिलेगा तो हमारा कर्व कहलाएगा इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व. क्लियर? हियर द Hermite form of a cubic polynomial curve segment is determined by constant on the endpoint P1 and P4 and the tangent vector at the endpoint R1 एंड R4. सो जो Hermite कर्व का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें मिलेगा वो हम लोग बेसिकली 2 इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे. जो हमारा किसी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट P1 एंड एंडिंग पॉइंट P4 और इस इन पॉइंट पे हमारा 2 टेंजेंट वेक्टर होंगे R1 एंड R4 जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं. ठीक है, देयर आर 4 कंट्रोल पॉइंट्स क्यूबिक. अब देखिए अगर हमारे कर्व में 4 कंट्रोल पॉइंट्स है तो हमारा जो कर्व का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा वो कैसा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल. या अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स एक हमारे जो कर्व का जो इक्वेशन होगा उसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी? 3. तो हमारे कर्व में जो पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे? 4. तो यहाँ पास हमारे कर्व में पॉइंट्स जो हैं वो 4 है और जो Hermite का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसमें हम 2 इन पॉइंट्स लेंगे P1 और P4 इस कर्व का इन पॉइंट एंड इस इन पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर्स. ठीक है, टेंजेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली इस पॉइंट पे जो हमारे इस पॉइंट पे जो हमारा ये R1 टेंजेंट वेक्टर है और R4 टेंजेंट वेक्टर है. ये हमारा बेसिकली इस पॉइंट पे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन होगा वही हमारा क्या होगा? टेंजेंट वेक्टर होगा. मीन्स सपोज अगर हमारा कोई क्यूबिक इक्वेशन है लाइक दिस ATQ प्लस BT² प्लस C, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन क्या होगा? 3AT² प्लस 2BT प्लस 0. ठीक है, ये हमारा होगा. ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा टेंजेंट वेक्टर होगा. ठीक है, नाउ एंड Hermite कर्व हैज़ अ लोकल कंट्रोल ओवर द कर्व. मीन्स लोकल कंट्रोल ओवर द कर्व मीन्स अगर हम कंट्रोल पॉइंट्स में चेंज करेंगे तो हमारे कर्व में चेंजेस बहुत कम होंगे. ठीक है, 2 तरह के कंट्रोल्स होते हैं कंट्रोल पॉइंट्स पे. एक होता है लोकल कंट्रोल, एक होता है ग्लोबल कंट्रोल. ठीक है, जैसे जो हमारा बेजियर कर्व आगे जब हम देखेंगे वहाँ पास कंट्रोल, वहाँ पास जो हमारे
पॉइंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ग्लोबल कंट्रोल ओवर द कर्व होते हैं। मीन्स अगर हम किसी कंट्रोल पॉइंट्स को चेंज करेंगे तो हमारे कर्व के शेप में चेंजेस दिखने लगेंगे, ठीक है। जबकि वेयर एज इन हर्माइट स्प्लाइन कर्व इट हैज़ लोकल कंट्रोल ओवर द कर्व। मीन्स अगर हम कंट्रोल पॉइंट्स में चेंजेस करेंगे तो हमारे जो कर्व के शेप में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो हियर लेट क्यू टी इज द कर्व, मीन्स हमने कर्व के लिए एक वेरिएबल है क्यू टी, ठीक है, जिसमें टी की जो रेंज है वो कहाँ से है, 0 से 1 के बीच में। मीन्स ये जो कर्व है हमारा इस पॉइंट पे t1 इक्वस टू 0 पे बनना स्टार्ट होगा और t इक्वस टू 1 पे एंड होगा, ठीक है। जो पैरामीटर t लिया है वहाँ पास t पे हमारा ये बनना स्टार्ट होगा और 1 पे एंड होगा, ठीक है। नाउ जो हमारा कर्व के लिए जो हम इक्वेशन देंगे क्यू टी, वो हमारा क्या होगा, क्यू टी इक्वस टू एक्स टी वाई टी जेड टी, जैसे हम लोगों ने क्यूबिक पैरामीट्रिक इक्वेशन देखा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो वहीं से हमारा ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो हम इक्वेशन देंगे क्यू टी इक्वस टू एक्स टी वाई टी एंड जेड टी, ठीक है। वे टी की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के फॉर्म में होगी एंड ऑल पॉइंट सेटिस्फाई द क्यूबिक पैरामेट्रिकसिटी, क्लियर। नाउ अब यहाँ पास जो हमारे एज वी नो द जनरल क्यूबिक इक्वेशन फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन वो हमारा क्या होगा, पी टी इक्वस टू ए टी क्यू प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो मैंने कहा था कि वेरिएबल की हमारी डिग्री क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो वेरिएबल है एक्स टी वाई टी जेड टी इन पैरामेट्रिक के फॉर्म में, उसके लिए जो हम इक्वेशन देंगे एक्स टी के लिए हमारी क्यूबिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स टी क्यू बी एक्स टी स्क्वायर प्लस सी एक्स टी एंड डी एक्स, ठीक है। ये हमारे एक्स के लिए हो जाएगी, इसी तरह से वाई टी के लिए और इसी तरह से जेड टी के लिए। ये हमारे क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इन सारी इक्वेशन को अब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो इस इक्वेशन को अब जब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। ये सारे इक्वल्स टू के इस तरफ एक फॉर्म में, ठीक है। एंड ये हमारे पैरामेट्रिक मैट्रिक्स हो गई और ये हमारे क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। टी क्यू टी स्क्वायर टी हमारी पैरामेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए एक्स बी एक्स सी एक्स सी वाई, ठीक है, ए वाई बी वाई सी वाई डी वाई ए जेड बी जेड सी जेड डी जेड, ये हमारे क्या हो गए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो हमारे क्यू टी जो हमारे एक्स वाई जेड के फॉर्म में थी उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पैरामेट्रिक मैट्रिक्स डॉट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्लियर, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अपने जो कर्व की इक्वेशन थी, ठीक है। नाउ अब जो ऐसे हम जानते हैं कि जो हमारा ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको हम जो सी की जो वैल्यू होती है वो उसमें हमारी 2 चीज़ें होती हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ सी इक्वस टू एम डॉट जी, सी की वैल्यू क्या होगी, एम डॉट जी, ठीक है। तो एम डॉट जी ये क्या है, एज पर रूल फॉर स्पेसिफाइंग अ स्प्लाइन कर्व वी नीड अ बेसिक फंक्शन मैट्रिक्स। बेसिक फंक्शन मैट्रिक्स बेसिकली बेसिक मैट्रिक्स फंक्शन मैट्रिक्स को हम लोग ब्लेंडिंग फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी रिक्वायर हमें पड़ती है कर्व को ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। जब भी हम कर्व को उसके शेप को ब्लेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पास हमें ये बेसिक फंक्शन की रिक्वायर होती है। तो जो कोफिशिएंट वाले टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं एम डॉट जी से, वेयर एम क्या है हमारा बेसिक मैट्रिक्स फंक्शन है और जी हमारा क्या है ज्योमेट्रिक वेक्टर है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम जो ये कर्व का इक्वेशन था क्यू इक्वस टू टी डॉट सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी की जगह पे हम क्या लिख दें, एम डॉट जी, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्यू टी इक्वस टू टी डॉट एम डॉट जी, क्लियर है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं हर्माइट स्प्लाइन कर्व के रिस्पेक्ट में, क्यू टी इक्वस टू टी डॉट एम एच डॉट जी एच, वेयर एम एच क्या है हर्माइट बेसिक मैट्रिक्स और जी एच क्या है हर्माइट ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पर जो बेसिक मैट्रिक्स या ब्लेंडिंग फंक्शन है उसकी वैल्यू और ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पास हमने जो टी मैट्रिक्स है, टी यानी कि पैरामेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू हमने पुट किया। अब हमें पता है कि ये जो t की वैल्यू हमारी क्या है, P1 पॉइंट पे t की वैल्यू क्या है 0 है और
P4 पॉइंट पे हमारी टी की वैल्यू क्या है 1 है, मीन्स जैसे हमने लास्ट ये फर्स्ट स्लाइड में देखा था, यहाँ पास हमारा क्या है टी की वैल्यू, यहाँ से हमारा कर्व बनना स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पास टी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और यहाँ पास हमारा कर्व इंड हो रहा है तो यहाँ पास टी की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पास ही हम ये टी की वैल्यू पुट करेंगे और हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वही किया है यहाँ पास एम एच और जी एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट जो हमारे कर्व का इक्वेशन था क्यू टी इक्वल्स टू टी डॉट एम एच डॉट जी एच में, ठीक है, उसमें हमने पहले पैरामेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी टी क्यू टी स्क्वायर टी और 1, ठीक है। अब इसमें इस वाले इक्वेशन में हमने टी की वैल्यू 0 रखी, यानी कि P1 पॉइंट के लिए हमने ये मैट्रिक्स फाइंड आउट की। तो P1 पे हमारी जब हम इस वाले इक्वेशन पे टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी इसके लिए 0, टी क्यू पे 0 की वैल्यू रखेंगे तो 0, टी स्क्वायर पे 0 की वैल्यू रखेंगे 0, टी पे 0 की वैल्यू रखेंगे 0 और 1, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से P4 पॉइंट के लिए टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी टी की वैल्यू 1, टी स्क्वायर की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 1, तो हमें और लास्ट में 1 है ये, तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गई, ए और बी इक्वेशन मिल गई। नाउ अब इसी तरह से हम R1 के लिए निकालेंगे। R1 हमारा क्या है T0 पोजीशन पे, और ये क्या है टेंजेंट वेक्टर है, मतलब जो हमारा ये इक्वेशन दिया है इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे इसका। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर 2t एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पास अब t की वैल्यू इसमें 3t स्क्वायर 2t 0 और 0 और सॉरी यहाँ पास हमारा जो टेंजेंट वेक्टर क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर 2t और 1 होगा ना, यहाँ पास 1 होगा और लास्ट में 0, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है, इस वाले इक्वेशन के लिए, ठीक है, इस वाले जो टेंजेंट पैरामेट्रिक मैट्रिक्स है उसके लिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पास जब हम R1 की वैल्यू निकालेंगे, R1 के लिए जो मैट्रिक्स निकालेंगे वहाँ पास टी की वैल्यू अब इसमें 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पास 1 है और ये, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 0 1 0, ठीक है, क्लियर। इस तरह से R4 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पास इस जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, ठीक है, टेंजेंट वेक्टर, उसमें हम टी की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पास हमें मिल गया 3, यहाँ पास मिल गया 2 और फिर 1 और 0, तो हमें ये मिल गया, क्लियर है। तो ये चारों मैट्रिक्स हमें मिल गई। अब इसको अब हम फिर ये चारों इक्वेशन से ABC इक्वेशन से अगर हम देखें तो इसको अगर हम फिर से एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे हो गए P1 P4 R1 R4 पॉइंट्स, इधर वाले पॉइंट्स हमारे इस मैट्रिक्स में आ गए, ठीक है, इक्वल्स टू की इधर, और ये सारे मैट्रिक्स को हमने कंबाइन करके एक कॉमन मैट्रिक्स बना ली, ठीक है, और ये हमारे हो गए MH डॉट GH, ठीक है। नाउ ये हमारा इधर हो गया। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए MH डॉट GH की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे ये जो हमारी मैट्रिक्स आई है इसको हम इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगी इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी लाइक दिस, ठीक है। तो MH डॉट GH इक्वल्स टू क्या होगी जो हमें मैट्रिक्स मिली है उसका इन्वर्स और ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ अब इन्वर्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी MH की वैल्यू, और जो ये वाली वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी GH की वैल्यू, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पास वेट 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पास हमारे पास ये जो इस वाले मैट्रिक्स के लिए जो भी इन्वर्स वाली वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी हमारी MH की, और ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी GH की, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पास इस वाले मैट्रिक्स के लिए जो हमने इन्वर्स वैल्यू निकाली तो हमारी इन्वर्स वैल्यू हमारी क्या आई ये वैल्यू आई, ठीक है, वो MH की वैल्यू है और ये हमारी GH की वैल्यू है, क्लियर। तो अब MH और GH की वैल्यू जो हमारी पुरानी वाली इक्वेशन थी QT इक्वल्स टू T डॉट MH डॉट GH में इस सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। टी के लिए हमारे पास क्या मैट्रिक्स थी TQ T स्क्वायर T1, और MH की वैल्यू हमारी ये है और GH की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हम रखेंगे और इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी फॉर हर्माइट कर्व, ठीक है, जैसे लाइक दिस, ठीक है। तो जब हमने तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिली, ठीक है, फॉर हर्माइट कर्व, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये टर्म्स था फर्स्ट टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया H0 से,
सेकेंड टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया H1 से, थर्ड टर्म्स को रिप्लेस कर दिया H2 से, और लास्ट वाले टर्म को रिप्लेस कर दिया H3 से। ठीक है, ये H0, H1, H2, H3 हमारे क्या है, हर्माइट बिल्डिंग फंक्शन या हर्माइट बेसिक फंक्शन। ठीक है, तो यही जो हमारी इक्वेशन आई है यही हमारी कहलाएगी हर्माइट कर्व के लिए बेसिक ब्लेंडिंग फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज होल अबाउट हर्माइट स्प्लाइन कर्व। I hope you will understand. Thank you.